जिला बारामूला पटन के वानीगाम बाला में आज अलग सुबह उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब यहां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानकारी मिली कि यहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इसके फौरन बाद इस इलाके को मुहसरे में लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इस मकान की निशानदेही की जिसके अंदर मिलिटेंट छुपे थे, जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज इस मकान के नजदीक गए तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की। इस तरह यहां सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ। इस दौरान आर्मी का सुराग रसा कुत्ता शदीद तौर पर जख्मी हो गया। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला है। वानीगाम बाला के तमाम रास्तों को सील किया गया और पूरे इलाके को मुहसरे में ले लिया गया है। वहीं एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला मिल रही है। इस वक्त मौजूद है वानीगाम पटन बारामूला में। यहाँ पे आज अलल सुबह इनकाउंटर शुरू हुआ है और आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एरिया को यहाँ पे मुहसरे में रखा गया है और फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है और 2 से 3 मिलिटेंट के छुपे होने की इतला है। एक रहायशी मकान के अंदर बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो है छुपे बैठे हैं और जो ही सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस उस मकान के पास गई और जिसकी निशानदेही हुई है और उसके बाद वहाँ से फायरिंग मिलिटेंटों ने फायरिंग की है सिक्योरिटी फोर्सेस पर। उसमें ये भी खबर है कि जो आर्मी का एक सुराग रसा कुत्ता है और वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ है और अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। और यहाँ पे जो भी एरिया जो है उसको यहाँ पे तमाम एरिया को मुहसरे में कर रखा गया है और तमाम जो सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है और फौज की भारी जो नफरी है यहाँ पे तैनात की गई है। और इस तरह अभी देखना है कि कितनी देर में यह एनकाउंटर जो है इख्तिताम पजीर होगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, वानीगाम बाला पटन। अधीर रंजन ने अपनी गलती पर सदर जमहूरिया से माफ़ी मांग ली। इन्होंने ख़त लिखकर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांगी। इन्होंने लिखा कि ज़बान फिसलने की वजह से गलत अल्फाज अदा हुए। अधीर रंजन ने सदर जमहूरिया से माजरत ख्वाही की है। अधीर रंजन ने इस पूरे मामले को ऐवान में उठाने के दौरान बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी के अंदाज़ तखाबुक की जानिब लोकसभा स्पीकर की तवज्जो मबजूल कराने की भी कोशिश की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे खत में अधीर रंजन ने लिखा कि ऐवान में जिस तरह स्मृति ईरानी ने चीख चीख कर सदर जमहूरिया का नाम लिया वो भी मुनासिब नहीं था। अधीर रंजन के मुताबिक स्मृति ईरानी ने बावकार ओहदे का लिहाज नहीं रखा जो बेअदबी के मुतरादिफ है। क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त जुड़े हैं। अशरफ, अधीर रंजन ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। सदर जमहूरिया से उन्होंने लेटर लिखकर माफ़ी भी मांग लिया। क्या अब ये मामला ख़त्म समझा जाए या इसमें अभी भी कहीं ना कहीं चिंगारी दिख रही है? देखिए विशाल, आज सैटरडे है, पार्लियामेंट नहीं है, जबकि अधीर रंजन चौधरी अपने जो उन्होंने कहा है और राष्ट्रपति के लिए उनके पद के लिए उसके लिए उन्होंने कहा है कि उनकी जबान फिसल गई थी। अब इस मामले पे जो कुछ होगा वो मंडे जब पार्लियामेंट स्टार्ट होगा तब होगा, लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को कैश करना छोड़ देगी, क्योंकि बैठे बिठाए अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को ये एक बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया। इसकी वजह आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस अंदाज में वहां पर मौजूद अधीर रंजन के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष को निशाना बनाया और जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने निशाना था उससे साफ लग रहा था कि भाजपा इस मुद्दे को इतने हल्के में नहीं लेगी। और अभी तक का जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसमें लगातार महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा था और ऐसे मौके पर कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा देकर सरकार को फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दे दिया और इस मौके को नहीं लगता है कि भाजपा जल्दी से छोड़ देगी। और अब क्या होगा इसका थोड़ा इंतजार कीजिए। बिल्कुल अशरफ, एक चीज ये जानना चाहूँ, अधीर रंजन ने तो माफी मांग ली, राष्ट्रपति से उन्होंने खत लिखकर अपनी माफी मांग ली, लेकिन स्मृति ईरानी को भी इन्होंने निशाना बनाया है और स्पीकर से इसकी शिकायत की कि जिस तरह से पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने सदर जमहूरिया का नाम लिया, जिस तरह से उनके बारे में बात की वो भी गलत था। क्या इस पर भी कुछ लोकसभा स्पीकर बयान दे सकते हैं या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं?
देखिए, हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष इस पर कुछ स्वतः संज्ञान लें, लेकिन वही आजम आपसे कह रहे हैं कि जिस अंदाज में पहले स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को निशाना बताया और उसी की शिकायत फिर अधीर रंजन चौधरी भी लोकसभा अध्यक्ष से करते हैं, तो ये मामला इतनी जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पर आपको मंडे को और हो सकता है कि मजीद कुछ इस पे राजनीति हो, जबकि अधीर रंजन चौधरी का जो मुद्दा था वो राष्ट्रपति के लिए खुद उस पर माफी मांग चुके हैं और उससे ये जो पत्र लिखा है इससे पहले वो कह चुके थे कि मैं राष्ट्रपति से मिलने का समय लूंगा और उनसे खुद पर्सनली मिलके भी माफी मांगूंगा। लेकिन भाजपा नहीं लगता, ये सरकार नहीं लगता कि इस मौके को इतनी जल्दी हाथ से छोड़ेगी। हो सकता है कि मंडे को फिर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नई एक्साइज पॉलिसी पर हंगामे के बाद दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी नाफिज की जाएगी। जराये के मुताबिक जब तक नई एक्साइज पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती, आइंदा 6 महीनों तक पुरानी पॉलिसी ही नाफिज रहेगी। दिल्ली हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नई एक्साइज पॉलिसी नाफिज की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बीजेपी लगातार केजरीवाल हुकूमत पर हमलावर है। इसका कहना है कि आप हुकूमत लाजवाब हो गई है। सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली है और अब जो फैसला किया है उसमें 6 महीने जब तक नई पॉलिसी नहीं आती, पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि नई वाली पॉलिसी जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार के आपने इस अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या किया, पैसे इकट्ठे करे, भ्रष्टाचार किया, उसको उस पैसे को पंजाब और अन्य राज्यों के चुनावों में यूज किया और जब अब सर पे बात आ गई, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी और सबूत सामने आने लगे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, तो ये वापस पुरानी पॉलिसी पे चले गए। लेकिन यही पुरानी पॉलिसी का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पुरानी पॉलिसी में भी व्यापक भ्रष्टाचार होता था। अब अरविंद केजरीवाल साहब ये क्लैरिफाई करें कि जो पॉलिसी आपने अब स्क्रैप करी है उसमें कितना पैसा खाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते जा रहे हैं। अभी आज जो खबर लगी थी कि कुछ अफसरों पर EOW की इंक्वायरी हो रही है। सीबीआई इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ भावना किशोर इस वक्त जुड़ रही है। भावना, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लगातार कई मामलों में फंसती नजर आ रही है, उस पर जांच की भी या ईडी का भी शिकंजा है। नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी हंगामा जारी है और इसने कहा है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी जो है वही लागू रहेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसा भी आपको पता होगा कि उनके एक मंत्री जो हैं वो जेल में है और दूसरा जो है उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया और आबकारी मंत्री भी है, उन पे भी शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से सीबीआई जांच के जो आदेश हैं वो एलजी जो नए एलजी बने हैं विनय सक्सेना उन्होंने दिए हैं कि जो नई आबकारी नीति बनी थी दिल्ली में उस पे कई सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया था विनय सक्सेना की तरफ से और कल रात जो जानकारी सामने आ रही है अधिकारियों की तरफ से कि दिल्ली सरकार जो है जो नई एक्साइज पॉलिसी है 21-22 के लिए वो अब खत्म कर रही है, यानी वो 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी और नई जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी जिसपे आम आदमी पार्टी ये कहती थी, दिल्ली सरकार ये कहती थी कि वो खराब है, उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसे दोबारा लागू कर रही है और ये कह रही है कि अगले 6 महीने तक हम नई पॉलिसी पे काम करेंगे। जो नई पॉलिसी हम बना रहे हैं 22-23 के लिए वो अगले 6 महीने के बाद उसको लागू किया जाएगा। फिलहाल पुरानी पॉलिसी लागू हो रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस पॉलिसी की फायदे आप गिना रहे थे कि ये नई पॉलिसी अच्छी है, तमाम सारे इसके फायदे हैं, लोगों को इसके फायदे मिलेंगे, वो अब क्यों खत्म किया जा रहा है? देखिए लोगों को नुकसान भी होगा। जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए हैं, उनका क्या होगा?
विपक्ष हमलावर है कि अगर आप नए पॉलिसी के इतने फायदे गिना रहे थे उसको वापस क्यों ले रहे हैं, पुरानी पॉलिसी क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि लंबे वक्त से देखिए भ्रष्टाचार का जो आरोप है विपक्ष लगा रहा था, जिसको लेकर विनय सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस आधार पर जो बेस है उसमें कहा कि देखिए जिस तरह से दिल्ली एक्साइज रूल्स और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, सीधे सीधे जो आरोप है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पे भी लगाए गए हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अब ऐसे में देखिए जो सिचुएशन दिल्ली में होगी, देखिए कल 31 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी जो है फिर से चालू हो जाएगी, लेकिन आखिर दिल्ली सरकार पे कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि पुरानी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिसके फायदे आप नई पॉलिसी गिना रहे थे कि देखिए जो ठेके पे जिस तरह से बदलाव किए गए थे, शराब की जो बोतलें थी उस पे कई सारे डिस्काउंट से कई सारे अलग अलग तरीके के बदलाव किए गए थे जिसके फायदे गिनाए जा रहे थे, लेकिन वही एलजी और विपक्ष का कहना था कि देखिए बहुत नुकसान भी हो रहा है, दिल्ली सरकार अपना तो फायदा कर रही है लेकिन जो रेवेन्यू आना चाहिए उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है। तो तमाम सारे जो आरोप है वो दिल्ली सरकार पर लग रहे थे, जिसको देखते हुए कल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने अपना मन बदला है, अपने फैसले बदले हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये मुद्दा बढ़ने वाला मुद्दा है। विपक्ष बिल्कुल भावना, जिस तरह से देखा जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार का ये कहना था या केजरीवाल का ये कहना था कि हम बिल्कुल साफ और शफाफ है, हमारे अंदर किसी तरह का करप्शन नहीं है, कोई भी मंत्री हमारा करप्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही है, पंजाब में भी हमने देखा, अभी नई सरकार बनी, वहां पे भी उनका एक मंत्री इसी तरह करप्ट निकला, तो धीरे धीरे केजरीवाल भी कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं चीजों में। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब की अगर आप जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगता है और उनका इस्तीफा ले लिया जाता है और वो जेल चले जाते हैं, तो ये बार बार ये जो दिल्ली सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी, वो कहती है कि हम अपने मंत्रियों पर खुद कार्रवाई करेंगे अगर हम उन्हें भ्रष्ट पाएंगे। अब देखिए जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो खुद जेल में है, उन पर कार्रवाई चल रही है, ईडी पूछताछ लगातार कर रही है, नए एविडेंसेस रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से एक और उनके मंत्री हैं, जिस तरह से खुद आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो बीजेपी है वो लगातार केंद्र सरकार है, वो लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर शिकंजा कस रही है, लगातार सीबीआई का जो एक जोर है वो दिखाया जा रहा है कि देखिए उन्होंने पहले ये बात कही कि अब जो अगला मंत्री होगा मनीष सिसोदिया होगा, मनीष सिसोदिया पर भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब देखिए जो तस्वीरें जिस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, विपक्ष तो लगातार हमलावर थी और अब तो ये बात खुलकर कही जा रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे चाहे वो मनोज तिवारी हो, तमाम जो बड़े नेता है वो ये कह रहे हैं कि अब क्या नौबत आ गई कि दिल्ली सरकार ने ये जो नई पॉलिसी है उसको वापस लेके पुरानी पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है, जब आप इसके फायदे गिना रहे थे। अब देखना होगा कि खुद जो मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कहते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है कि उन्होंने पुरानी पॉलिसी को आखिर लागू क्यों किया है। चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। गुजरात के दौरे के बाद वजीर-आजम नरेंद्र मोदी अब दिल्ली में हैं, जहां वो कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर-आजम आज पहले ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वादरे के नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विज्ञान भवन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पहले कौमी सतह के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एक्ट 2047 के इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के साहिली इलाकों में कत्ल के 3 वाक़यात, दक्षिण कन्नड़ा और मंगलुरु में दफ़ा 144 नाफिज। 6 अगस्त तक इंतराई अहकामात रहेंगे जारी। मंगलुरु में आज होगी पीस मीटिंग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ पीस मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राजेंद्र की सदारत में होगी मीटिंग। इलाके में अमन व अमा बरकरार रखने की कोशिश। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ, कर्नाटक में कई जगहों पर जो कत्ल के 3 वाक़यात पेश आए हैं, दक्षिण कन्नड़ा और मंगलुरु में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर अभी? जी देखिए, कर्नाटक के साहिली इलाकों में खास तौर पर जुनूबी केंद्रा जिले में इस वक्त जो है हालात काबू में हैं, लेकिन हालात कशीदा जरूर हैं, लेकिन काबू में हैं। इन हालात को देखते हुए जिला इंतजामिया ने आज सुबह 11 बजे पीस कमेटी की मीटिंग तलब की है, जिसमें तमाम मजहब के रहनुमाओं को मदऊ किया है और हालात पर गौर व फिक्र करने की कोशिश की जा रही है, हालात को पुरअमन बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कत्ल के वाकयात, सबसे पहले मसूद नामी नौजवान का कत्ल होता है, उसके बाद बीजेपी के
युवा लीडर परवीन का कत्ल होता है और उसके बाद जो है फाजिल नामी नौजवान का कत्ल होता है। ये आसपास के इलाकों में रहने वाले इन 3 नौजवानों के कत्ल के वाक़े के बाद रियासत कर्नाटक में गहरी तशवीश का इजहार हो रहा है। कल जो बयानात आए हैं अपोजिशन जमातों के वो काफी गौर तलब है। साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने बहुत ही सख्त अल्फाज में बसवराज बोमई को तनकीद का निशाना बनाया है। वजीर आला बसवराज बोमई HD कुमारस्वामी ने कहा कि वजीर आला बसवराज बोमई जब मंगलूर के दौरे पर गए, जब उन्होंने बीजेपी के लीडर परवीन के घर के रिश्तेदारों से मुलाकात की तो उन्होंने मसूद के घर क्यों नहीं गए वजीर आला? क्या वजीर आला बसवराज बोमई सिर्फ बीजेपी के वजीर आला हैं या फिर पूरी रियासत के वजीर आला होना चाहिए उन्हें? तो कुमारस्वामी ने ये बात कही कि और उन्होंने ये कहा कि राजधर्म जो वाजपेयी का जो कौल था, अनजानी वजीर आजम का जो कौल है, उस पर अमल नहीं हो रहा है इस हुकूमत में, ये बात भी उन्होंने कही है। और उन्होंने कुमारस्वामी ने ये बात भी कही कि वजीर आला, अफसोस की बात यह है कि वजीर आला बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर बिल्कुल यूपी मॉडल का जिक्र उन्होंने किया, ये बिल्कुल गैर आईनी है और इस तरह से जो है हालात को मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही है कर्नाटक में। कुमारस्वामी के मुताबिक उन्होंने कहा कि कत्ल का जवाब कत्ल से नहीं दिया जा सकता, किसी भी समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बयान कुमारस्वामी का था। उसके बाद जो अहम बयान आया है सिद्धरामैया का। सिद्धरामैया ने जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त और कर्नाटक के साबिक वजीर आला हैं, कांग्रेस के अपोजिशन लीडर हैं, तो सिद्धरामैया ने नौजवानों के नाम एक खत लिखा है और उसमें बहुत ही तफसीली बात उन्होंने कही है। उन्होंने सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक जो है अमन के लिए मशहूर है, लेकिन आज के जो हालात हैं, खासतौर पर साहिली इलाकों के हालात हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बदअमनी में ये रियासत, बदअमनी के दलदल में ये रियासत चलिए बिल्कुल रऊफ चली जा रही है। चलिए बिल्कुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सावन का महीना चल रहा है और मुल्क के बेशतर रियासतों में बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन भर बारिश होगी। हरियाणा में बीती रात बारिश के नतीजे में कई सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में भी बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। कल देर रात देहरादून में हुई बारिश से सड़कों पर कई जगहों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक मुतासिर रहा। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कुछ शहरों में आज बारिश हो सकती है। बीती शब न्यू बस स्टैंड गाजियाबाद में मेरठ तिराहे के करीब सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत और कई दीगर जख्मी हो गए। चश्मदीद के मुताबिक सीमेंट से लदा एक ट्रक ऑटो से टकरा गया। हादसे में जख्मी हुए अफराद का इलाज जारी है। कुछ नहीं हुई थी, एक गाड़ी वहां से बैक आई, बैक आने का अनियंत्रण खोजने खो दिया और आने के बाद जो पीछे गाड़ी खड़ी थी उनके ऊपर ये चढ़ गई। कितने ऑटो थे और बाइक थी? और 2 ऑटो थे, एक बाइक थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसी हालत है? अगर लोगों की हालत देखी जाए तो उसमें 2 तो डेड है और बहुत ज्यादा गंभीर हालत में। और इसमें जो प्रशासन ने जो मदद करी है ना, वो बहुत उनकी वजह से ही इन लोगों की जान बची है। आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ? जी ये ट्रक आ रहा था पीछे से 2, एक टेम्पो भी खड़ा था पीछे, एक बाइक खड़ी थी और एक छोटा टेम्पो और खड़ा था। ये पीछे से पिचका के चले गए। टेम्पो ने बैक क्यों किया इतनी तेजी से? अब ये तो इतना नहीं, ट्रक ने ट्रक अब ये नहीं पता, पीछे से बैक होकर आ रहा था बड़ी फुर्ती में। ये भी खड़ी थी नीचे, पीछे दब गए, नीचे आ गए बाइक। कितने लोग? इसमें कम से कम 2 महिला तो हमने भेज दी और 4 लोग दबे पड़े थे और एक बच गया। एक बाइक वाला था, जो बाइक वाला साइड में खड़ा था आराम से बस। तो देखिए तस्वीरों में एक बहुत ही भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। जो ऑटो है वो इस ट्रक की चपेट में आया, जो ट्रक ने बैक किया, उसके बाद ये ऑटो, बाइक और एक और ऑटो इसमें दब गया, जिसमें 2 की मौत बताई जा रही है और बाकियों को निकाल लिया गया है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। आज गिलाफ काबा यानी किस्वा को तब्दील किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस साल भी गिलाफ काबा की
तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद करीब 5 घंटे तक जारी रहेगी और इसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त देख सकेंगे। वाज़ेह है कि इस साल ग़िलाफ़े काबा यानी किस्वा की तब्दीली की रिवायती तारीख तब्दील हुई है। खाने काबा का ग़िलाफ़ कई दहाइयों से हर साल ज़िलहिज के इस्लामी महीने में हज के मौके पर 9 ज़िलहिज को तब्दील किया जाता था। ताहम 2022 में इस रिवायत में तब्दीली लाई गई है और अब ये तकरीब नए इस्लामी साल के आगाज़ पर यानी यकुम मुहर्रमुल हराम को मुनक़िद की जा रही है। الطوفان والجراد والقمل والقوم الذين كانوا तो ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली हर साल ज़िलहिज के इस्लामी महीने में हज के मौके पर होती थी, लेकिन इस साल इसको तब्दील किया गया और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से पहली तारीख को इसकी तब्दीली हो रही है। खाने काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाने का आगाज़ कब हुआ, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस्लाम से कबल ग़िलाफ़े काबा के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था और मौजूदा दौर में इस ग़िलाफ़ को बनाने के लिए धागे कहाँ से लाए जाते हैं, इन्हें जांचने के लिए इसे कितने मराहिल से गुजरा जाता है और इस पर कितनी लागत आती है। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का आगाज़ कब हुआ, इसके मुतालिक दुरुस्त मालूम तो नहीं है, ताहम मुतादिद तारीख़ी कुतुब के मुताबिक कबल इस्लाम दौर में पहली मरतबा यमन के बादशाह तूबा अल-हमीरी ने काबे पर ग़िलाफ़ चढ़ाया था। अल-हमीरी ने मक्का से वापसी पर एक मोटे कपड़े को इस्तेमाल करते हुए ग़िलाफ़े काबा तैयार करवाया। तारीख़ी कुतुब में इस मोटे कपड़े को किश्फ का नाम दिया गया। बादादा इसी बादशाह ने कपड़े से ग़िलाफ़ तैयार करवाया और इस मकसद के लिए यमन के कदीम शहर में बनने वाला बेहतरीन कपड़ा इस्तेमाल किया गया। तूबा अल-हमीरी के बाद के अदवार में ग़िलाफ़े काबा के लिए मुख्तलिफ कपड़े इस्तेमाल किए जाते रहे, जिनमें चमड़े से लेकर मिस्र का कब्ती कपड़ा तक शामिल था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।